Hello, good morning, my dear student of class 10th. Myself ध्रुव कुमार आलोक. ज्योग्राफी क्लास 10th हम लोगों ने कई चीजों पर पहले क्लास में डिस्कशन किया था. जिस जगह जाके हमने रुका लास्ट क्लास में वो था बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment and development in the present and should not compromise with the needs of the future generation. Sustainable development का मतलब हुआ कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम विकास भी करें, डेवलपमेंट भी हमारा हो और हम आने वाली पीढ़ी के लिए रिसोर्सेज को सस्टेन करके रखें. ठीक है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद हमने रियो डी जेनेरियो के अर्थ समिट 1992 के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने बताया था कि दुनिया भर के तमाम मुल्क आए, वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और वहीं पर एजेंडा 21 पे साइन हुआ. एजेंडा 21 यानी 21st सेंचुरी में रिसोर्स को किस तरह से सेव किया जाए उस पे बात हुई. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि रिसोर्स की प्लानिंग क्यों जरूरी है. रिसोर्स प्लानिंग व्हाई. रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो क्यों जरूरी है, अब हम इस पर बात करते हैं. पॉइंट नंबर 1, देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफरेंट इन अदर रिसोर्सेज. भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे कई सारे रिसोर्सेज तो पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं, जबकि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे रिसोर्स बिल्कुल कम है. ये जो इम्बैलेंस है उसी को बैलेंस करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है. Point number 2. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कुछ क्षेत्र तो पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज हैं तो कहीं पे रिसोर्स की बिल्कुल कमी है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जो कि मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में सफिशिएंट है. वहीं दूसरी ओर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे एबेंडेंस वाटर है बट वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नील है. राजस्थान की बात करें तो वहां पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की काफी सारी पॉसिबिलिटीज है लेकिन राजस्थान में पानी नहीं है. उसी तरह से लद्दाख जो कि कोल्ड डिजर्ट है, जो एक आइसोलेटेड प्लेस है पूरे दुनिया से, एक तरह से आप कह सकते हैं. इसी कारण से हम ये कहेंगे कि रिसोर्स के प्लानिंग की जरूरत होती है. मगर हिंदुस्तान में, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के बारे में किस तरह से काम होता है रिसोर्स प्लानिंग पे, इसको समझते हैं. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स. रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बिल्कुल आसान प्रक्रिया तो है नहीं, एक जटिल प्रक्रिया है. इसको पॉइंट वाइज आप समझिए. पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज. पहला पॉइंट है रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करना, रिसोर्सेज का इन्वेंटेशन होना. उसी के वो होते कैसे हैं तो सर्वे होता है कोई पार्टिकुलर जगह का, मैपिंग की जाती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है उसकी. दूसरा पॉइंट है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर इनरोड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स. अगर जब रिसोर्स का पता चल जाता है, रिसोर्स का जब इन्वेंशन हो जाता है तो उस रिसोर्स को किस तरह से, किस तकनीक के हिसाब से उसका यूज किया जाए उस पर काम होता है. थर्ड पॉइंट है कि वो जो रिसोर्स है फिर उस रिसोर्स के हिसाब से मैचिंग की जाती है कि हिंदुस्तान के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर उस रिसोर्स की कमी को फुलफिल की जा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. रिसोर्सेज जो है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. लेकिन रिसोर्स को अगर बेहिसाब से बिना प्लानिंग का यूज किया जाए तो फिर हम आने वाले फ्यूचर के लिए तो नहीं रख पाएंगे और ना ही उसका प्रॉपरली कंजर्वेशन हो पाएगा. इसलिए रिसोर्सेज का कंजर्वेशन काफी जरूरी है. महात्मा गांधी ने रिसोर्सेज के बारे में एक बड़ी अच्छी टिप्पणी करी. गांधी जी ने क्या कहा सुनिए. गांधी जी ने कहा था देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड. उनका कहने का मतलब ये था कि इतने
रिसोर्सेज सफिशिएंट हैं कि वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को रिसोर्स पूरा नहीं करने के लिए है। ये बहुत ही मार्केबल बात उन्होंने कहा। बच्चों, मैं नेक्स्ट फिर टॉपिक को इससे पहले पढ़ाऊं, आप इन दोनों ही पॉइंट्स में जो जो मेन पॉइंट है इसको आप जल्दी से अपने नोटबुक में उतारिए फास्ट। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है लैंड रिसोर्स के बारे में। बच्चों, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। ठीक है, हम लोगों की ज्यादातर जो एक्टिविटीज है वो लैंड पर होती है, इसलिए ये जो रिसोर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो लैंड रिसोर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस पे हम बात करते हैं। लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, and human life, economic activities, transport, communication activities. ये सारी जो एक्टिविटीज हैं ये सभी हम लैंड पर यानी कि जमीन पर ही करते हैं। तो ये कौन कौन सी एक्टिविटीज एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको। इसमें आपका आ गया नेचुरल वेजिटेशन को ये सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज, human life, economic activities, transport and communication system. However, land is an asset of a finite magnitude, therefore it is important to use the available land for various purposes with careful planning. हमारी इतनी सारी एक्टिविटीज लैंड पर होती है, जमीन पर होती है, और इतने सारी चीज़ों के लिए हम पृथ्वी पर, मिट्टी पर डिपेंड हैं, तो इसका सिस्टमैटिक प्लानिंग काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये जो लैंड रिसोर्स है वो डिवीजन है उसका फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर, इसे समझते हैं। इंडिया हैज लैंड अंडर ए वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जमीन को जो रिलीफ फीचर्स है आप यहाँ पे देखिए इस तस्वीर में देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आप देख रहे हो कि ये जो 43% है वो प्लेन्स है, उसके बाद 30% माउंटेन्स है और 27% जो है वो प्लेट्यूज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि जो मैदानी भाग है, जो समतल मैदानी भाग है वो आपका है 43%। माउंटेन्स की अगर हम बात करें तो वो 30% है, और प्लेट्यूज यानी कि जो पठार की अगर हम बात करें तो वो 27% है। तो ये तो इसका एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन का, किस तरह के से हम लैंड के यूटिलाइजेशन को करते, ये है बांटे गया है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसमें नंबर 1 फॉरेस्ट, दूसरे में आप देखते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे जमीन, ऐसे लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें बैरन लैंड भी है यानी कि जो बंजर भूमि है, एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी कि ऐसे जमीन जहां पे कोई सड़क का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जहां पे मकान की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। थर्ड में है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, ऐसे जमीन जो अनकल्टिवेटेड है जहां पे कल्टीवेशन नहीं होता है, जैसे परमानेंट पैस्चर्स या ग्रेजिंग लैंड, यानी कि एक चारागाह, एक बड़े कह सकते हैं कि एक बड़ा सा फील्ड, एक बड़ी सी पड़ती भूमि जहां पर पशुओं को चराया जाता है। उसके बाद फैलो लैंड है, और फिर नेट सोन एरिया है, यानी कि वो एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया, मतलब ऐसे एरिया जहां पे कि साल में कम से कम 2 बार उपज होती है। अब इंडिया के अगर हम लैंड यूज पैटर्न, इसके बाद इधर हम बात करें कि लैंड यूज पैटर्न इंडिया में कैसा है, तो बच्चों आपको मैं एक बात, इंटरेस्टिंग बात मैं बता देना चाहता हूँ। एक्चुअली इंडिया का जो एरिया है, टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया है, अगर हम इंडिया के टोटल एरिया की बात करें तो ये देखिए, ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, या आप शॉर्ट में मैं ट्रिक भी बता देता हूँ कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 100 मिलियन, तो ये जो है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का एरिया है। क्षेत्रफल भारत का इतना है, लेकिन इंडिया में जो लैंड का यूज है बच्चों उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक फैक्टर है फिजिकल फैक्टर, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आपका टोपोग्राफी आ गया, क्लाइमेट आ गया, और सोयल टाइप यानी कि मिट्टी के प्रकार आ गए कि किस तरह की मिट्टी है, लोग वहां उसी तरह की फसल उगाते हैं, उसी तरह वहां पे लोग रहते हैं।
इसी में आपका पॉपुलेशन डेंसिटी आ गया। ह्यूमन फैक्टर्स में देखिए दो भागों में बांटा। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, लैंड का जो यूज होता है वो दो चीजों में डिटरमाइंड हो गया बच्चों। एक हो गया फिजिकल फैक्टर, दूसरा हो गया ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में आपका क्या आ गया, टोपोग्राफी आ गया, क्लाइमेट आ गया एंड सोइल टाइप आ गया। और इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल एंड कैपेबिलिटी और कल्चरल एंड ट्रेडिशनल आ गया, यानी कि जो मानव जिसके लिए जिम्मेदार है, और ये फिजिकल। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मैंने बता दिया। एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, 30 दिसंबर 2019 को जो रिपोर्ट आई, आपके बुक में जो दे रहा है मैं उससे करंट अपडेट आपको बता रहा हूं। 30 दिसंबर 2019 को जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.6% है, या आप ये कह सकते हैं कि 7,12,249 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो जंगल है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सर्वाधिक जंगल, और सबसे कम जो अगर हम बात करें तो दमन एंड दीव में है। अब इसको आपके बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है, इसमें अलग अलग साल के कंपेयर आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे हो कि 1960, 61 और यहां 2008 और 9 है। बच्चों इसे ध्यान से देखिए और इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा नोटबुक में, और इसे आप खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं। आखिर लैंड डिग्रेडेशन होते कैसे हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या हैं बच्चों। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, मानव के ऐसे एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई, ओवरग्रेजिंग यानी कि पशुओं को बेहिसाब चरा रहे हैं, भेड़ के झुंड चर रहे हैं, माइनिंग एंड एक्वायरिंग रिस्पॉन्सिबल टू लैंड डिग्रेडेशन, ये सभी तो कारण है। अदर फैक्टर्स की बात करें तो माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सहिबिशन वर्क, कंप्लीट लिविंग डीप स्कैर्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्निंग ऑफ, जैसे कि मान लीजिए कोई माइनिंग साइट्स है, उस माइनिंग साइट से माइनिंग के बाद उसे खुला छोड़ दिया गया, तो वो जो प्लेस है वो बेकार पड़ा प्लेस जो है उस तरह से वो कई एकड़ के क्षेत्र को लैंड डिग्रेडेट करके रख रहा है। इसके अलावा ओवरग्रेजिंग तो काउज है ही। अभी मैं अलग अलग स्टेट्स की बात करता हूं। चलो देखो, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। इसकी अगर हम बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन इलाकों में कई ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो झुंड के झुंड अपने पशुओं को लेकर चराते हैं, जिसके कारण इन एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन हो गया। ओवर इरिगेशन, एक्सेस सिंचाई, अब जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी है जहां पर कि गेहूं की बहुत ज्यादा खेती होती है, इन क्षेत्रों में खेती के फसल के उत्पादन के लिए इतनी बड़ी पैमाने पर सिंचाई होती है, ओवर इरिगेशन होती है कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसके अलावा मिनरल प्रोसेसिंग, मिनरल को निकालने की जो प्रोसेसिंग है, इसके कारण लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन जैसी चीजें होती है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ाऊं, उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप अपने नोट्स में जल्द से जल्द इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे आप उतारिए, जल्दी उतारिए, फास्ट। लैंड डिग्रेडेशन के कारण को तो हमने समझ लिया। क्वेश्चन दिमाग में यह है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। नंबर 1, अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प सम एक्सटेंट। एफॉरेस्टेशन यानी कि बड़े पैमाने में ज्यादा पेड़ों को लगाया जाए और ग्रेजिंग के पैटर्न को मैनेजमेंट के हिसाब से किया जाए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों को एक प्रॉपर वे में लगाया जाए शेल्टर बेल्ट्स के हिसाब से। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल किया जाए। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, यानी कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पे झाड़ीदार पेड़ लगाए जाएं, जिससे कि जो वहां पे सैंड ड्यून्स और बालू के जो ढेर और जो उड़ते हैं वो और जो डेजर्ट एरिया को अनफर्टाइल बना रहे हैं उस पर कंट्रोल हो सके। तो ये मैंने इसके पॉइंट्स आपको लिख दिए। एंड सम ऑफ द मेथड्स टू चेक द लैंड डिग्रेडेशन आर कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज पे हम कंट्रोल करें, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफिशिएंट, इंडस्ट्रियल कचरा को हम किस तरह से प्रॉपरली डिस्चार्ज करते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक मैंने बताया आपको, इस पॉइंट को आप उतार लीजिए। ये सॉल्यूशन है कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास रहा, इसे आप लोग अच्छे से उतार लेना और समझ लेना। और दोस्तों, मेरे चैनल को
लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन जरूर दबा देना। थैंक यू।